दोपहरी किस्त नंबर 16। मेरे चेहरे की सर्जरी प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो दिल में जैसे ढेर सा इत्मीनान उतर आया। कुछ देर तक डॉक्टर एडिसन मेरा मुआयना करने के बाद नर्स के साथ बाहर चला गया तो डॉक्टर मिशाल बेड के करीब पड़ी कुर्सी पर बैठकर बोली, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कामयाब हो गई है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। पट्टी कब उतरेगी? तकरीबन 1 महीने बाद, डॉक्टर मिशाल ने कहा। मैं 1 महीना क्लिनिक में रहा। डॉक्टर मिशाल ने एक बीवी की तरह मेरा ख्याल रखा। मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी और दीगर अखराजात इसी ने बर्दाश्त किए थे। वो एहसान दुरानी से मुसलसल राब्ते में थी और एक एक लम्हे की रिपोर्ट देती रही थी। 1 महीने के बाद जब मैं डॉक्टर एडिसन के क्लिनिक से बाहर निकला तो मैं विजदान अहमद के बजाय बिलाल ज़मीर था। मेरे चेहरे का पूरा गेटअप तब्दील हो गया था, अलबत्ता सर के बाल वैसे ही थे। शायद सर के बालों को नहीं छेड़ा गया था। मेरा चेहरा तो तब्दील हो गया था लेकिन आवाज़ वही थी। अब आवाज़ की तो प्लास्टिक सर्जरी नहीं की जा सकती थी, लेकिन मैं साइंस के करिश्मे पर हैरान ज़रूर था। मैंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुना ज़रूर था, लेकिन पहली मरतबा इस अमल से गुजरा था। अगर आवाज़ की भी प्लास्टिक सर्जरी होती तो शायद डॉक्टर मिशाल वो भी करवा देती। डॉक्टर मिशाल भी मुझे देखकर बेहद खुश थी। इसकी खुशी दीदनी थी। अब मुझे यकीन था कि सुल्तान चीता या विक्की कोई भी मुझे इस नए गेटअप में नहीं पहचान सकेगा। अब मैं आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारूंगा। मालूम नहीं सुल्तान महमूद और विक्की लंदन में थे या वो यहाँ से दफान हो चुके थे। इस बारे में मैंने डॉक्टर मिशाल से दरियाफ्त किया, जिससे बताया कि सुल्तान चीता और विक्की दोनों ही 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान चले गए हैं। इनकी पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक एहसान दुरानी साहिब ने भी कर दी थी, इसलिए मैं मुतमईन था। हम एक होटल में आ गए। वहाँ मैं अलहदा रहता मगर 7-7 कमरे मिल गए। मैं कमरे में आते ही फ्रेश होने की गर्ज से वाशरूम में घुस गया। मैंने एक बार फिर आईने में अपने आप को देखा। नए चेहरे के साथ मैं पहले से ज़्यादा हैंडसम और वजीद दिखाई दे रहा था। मैं वॉशरूम से बाहर आया तो डॉक्टर मिशाल मेरी मुंतज़िर थी। इसने बताया कि इसने खाना यही मंगवा लिया है और ठीक 2 रोज़ के बाद हम पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि इसने टिकट बुक करवा लिए थे। पाकिस्तान जाने और अपने घर वालों से मिलने के लिए बेहद बेचैन था। खाना खाने के बाद हम मुस्तकबिल के हवाले से बातें करने लगे। डॉक्टर मिशाल ने पूछा, बिलाल तुम पाकिस्तान जाकर क्या करोगे? मैं एहसान साहब के कारखाने में दोबारा मुलाजमत करूँगा। जवाबन मैंने पुरसोच लहजे में कहा, अच्छी बात है। और आप? मैंने सबसार किया। मैं? वो सोच कर बोली, मैं भी अस्पताल में जॉब करूंगी। कुछ देर हम बातें करते रहे। फिर रात के 10 बजते डॉक्टर मिशाल सोने के अपने कमरे में चली गई। मैं भी बेड पर दराज होकर अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगा। क्या वो बिलाल के रूप में मुझे देखकर कबूल करेंगे? ये बहुत अहम सवाल था, तहाँ मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। अक्सर फिल्मों में ऐसा दिखाया गया, लेकिन मैं भी इस हकीकत से गुजर आया हूँ। हालांकि मेरी आवाज़ अपनी थी, सिर्फ चेहरा बदला था। आज के दौर में एक से बढ़कर एक शोबदाबाज मौजूद है। मैंने ऐसे शोबदाबाज देखे थे जो हूबहू दूसरों की आवाज़ों की ऐसी नकल करते कि गुमान ही होता था कि वो असली है या नकली। मेरा ख्याल था कि अब मेरी ज़िंदगी में सुकून होगा। नए चेहरे के साथ मैं पुरस्कुन ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन शायद अभी मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात थी। दूसरे रोज़ मैंने लंच के दौरान विक्की को होटल के हॉल में दाखिल होते देखा। अमूमन हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर डॉक्टर मिशाल के कमरे में करते थे, लेकिन इस रोज़ डॉक्टर मिशाल के कहने पर हम लंच करने हॉल में आ गए थे। डॉक्टर मिशाल खाना खाने के बाद हाथ धोने की गर्ज से चली गई, जबकि मैं चाय सिप कर रहा था। कम में चंद घूंट चाय रह गई थी। विक्की के साथ 4 मशरंडे गोरे भी थे जो शक्ल सूरत इससे छठे हुए बदमाश दिखाई देते थे। विक्की की यह मौजूदगी मेरे लिए न सिर्फ परेशान कुन थी बल्कि सवाली भी थी। हमारी इत्तला के मुताबिक वो सुल्तान चीता पाकिस्तान जा चुके थे। विक्की की मौजूदगी से ये बात भी यकीनी थी कि सुल्तान चीता भी यकीनन लंदन में होगा। मैंने खुद को पुरस्कुन रखा और विक्की की तरफ देखा, जो हॉल के दरवाजे के पास खड़े होकर हॉल में बैठे जोड़ों को गैराना नजर से देख रहा था। इसने एक नज़र मुझ पर भी डाली। हाल में नजर दौड़ाने के बाद इसने एक गोरे में डंडे से कानाफूसी की तो मर्द मुजाहिद के अंदाज में चलते हुए रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर मिशाल को भी वापस आने में देर हो गई थी। मेरे दिल में ख्याल उभरा कि शायद डॉक्टर मिशाल ने विक्की को देख लिया हो और वो कहीं छुप गई हो। मेरे पास सेलफोन नहीं था और ना ही इसका नंबर याद था कि मैं रिसेप्शन पर जाकर से कॉल करके विक्की के आने से खबरदार कर देता। बाहर कैफ मेरी सारी सोचें धरी की धरी रह गई। जब फतन डॉक्टर मिशाल हाल में आई, वो अपनी धुन में आ रही थी। मैं जल्दी से उठा ताकि से खबरदार करूं, लेकिन शोमी किस्मत विक्की ने डॉक्टर मिशाल को देख लिया। अगले लम्हे तीर की तरह गोरे में शरंडों के साथ डॉक्टर मिशाल की तरफ बढ़ा। डॉक्टर मिशाल की इस पर नजर पड़ी तो दम खुद रह गई। इसके टेबल की तरफ बढ़ते कदम यूं रुक गया जैसे फर्श इसके कदमों को जकड़ लिया हो। वो मुझसे नजरों से इसे देखने लगी। हेलो डॉक्टर मिशाल। विक्की ने डॉक्टर मिशाल के करीब जाकर उर्दू में कहा। मेरी टेबल इनके करीबी थी और मैं उनकी बातें बासानी सुन रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर मिशाल खुद को संभाल कर बोली, वरना विक्की को देखकर इसकी हालत भी गैर हो गई थी। खाना तो खाने में आऊँगा यहाँ, जवाबन वो इस्तेज़ाई लहजे में बोला। डॉक्टर मिशाल खामोश रही।
चारों गोरे में टंडे इंतहाई चौकस अंदाज में विक्की के एफएम में खड़े थे, जैसे इसके हुक्म के मुंतजिर हो। विक्की खबास से ज़्यादा लहजे में दोबारा बोला, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। मुझे? लेकिन क्यों? क्या हम कहीं बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं? किस हवाले से? डॉक्टर मिशाल खुद को कदर संभाल चुकी थी। इसने मेरी तरफ एक भी नज़र नहीं डाली थी। शायद ये इसकी हिकमत अमली थी। विजदान के हवाले से। मेरा विजदान से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। वो खबास से ज़्यादा लहजे में बोला, सुन डॉक्टर मिशाल, अगर हम बैठकर बातें करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना मैं तो अपने साथ ले जाने पर मजबूर हो जाऊंगा। देखो, लोग भी हमारी तरफ देख रहे हैं। प्लीज़ बैठकर बातचीत करते हैं। डॉक्टर मिशाल इसी लम्हे किसी सूरत हाल से गुजर रही थी, ये वही जानती होगी। वो लब काटते बोले, ओके आओ। वो दोनों कोने में मौजूद एक मेज़ पर जाकर बैठ के गोरे में टंडे इधर उधर फैल गए। मैं कनकी से डॉक्टर मिशाल और विक्की को देख रहा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इनके दरमियान क्या बातें हो रही थी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता मैंने डॉक्टर मिशाल के चेहरे पर उभरते गुस्से के तासुरात से अंदाज़ा लगा लिया कि वो बेहद गुस्से में थी, जबकि विक्की के चेहरे पर हनूस खबासत रक्स कर रही थी। मैं दिल चाहा कि मैं जाकर विक्की का मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह मेरा अपना चेहरा इनके सामने आ जाता। बहुत हो गया विक्की। दफतन डॉक्टर मिशाल गुस्से से उठ खड़ी हुई। ये जुमला इस उर्दू में कहा था। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। अगर अब तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा अपनी खबास से ज़्यादा शक्ल मत दिखाना। विक्की का चेहरा भी मुतगैर हुआ था, लेकिन वो इंतहाई ढीठ इंसान वाक़ई हुआ था। वो भी खड़ा हो गया। हॉल में मौजूद लोग इनकी तरफ मुतवज्जो थे और सबको जैसे सांप सूंघ गया था। डार्लिंग, गुस्सा क्यों करती है? मैं चला जाता हूँ, लेकिन दोबारा ज़रूर मिलूंगा, बाय, कहते साथ ही वहाँ से चला गया। जबकि डॉक्टर मिशाल दांत पीस कर रह गई। फिर वो मेरी तरफ देखे बगैर मुड़कर लिफ्ट की तरफ चली गई और मैं तवील सांस लेकर रह गया। कुछ देर के बाद मैं भी अपने कमरे में आ गया। मुझे डॉक्टर मिशाल की फिक्र हो रही थी। न जाने विक्की ने इससे क्या बात की थी कि वो गुस्से में आ गई थी। सोचते सोचते मैंने फैसला किया कि मुझे डॉक्टर मिशाल के कमरे में जाना चाहिए। कि दफतन टेबल पर टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, लेकिन खामोश रहा। हेलो। दूसरी तरफ से डॉक्टर मिशाल मोहताज लहजे में बोली, बोलें डॉक्टर, मेरे कमरे में आ जाओ। जी बेहतर। अपने कमरे से निकलकर मैंने डॉक्टर मिशाल के कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो डॉक्टर मिशाल की आवाज़ सुनाई दी, यस। मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे में पहुंच गया। डॉक्टर मिशाल के चेहरे पर तफक्कुरात के तासुरात नुमायां थे और वो मुस्तरबिल हाल से कमरे में टहल रही थी। मुझे देखते ही रुकी। वो सोफे पर बैठने का इशारा करते खुद भी एक सोफे पर बैठ गई। मैं सोफे पर बैठ गया तो वो परेशान कुन लहजे में गोया हुई, विजदान, विक्की तुम्हें तलाश कर रहा है। इसने बताया कि मैंने तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा दी है। क्या? ये साख्ता मेरे मुंह से निकल गया। इसे कैसे पता चला? ये बात मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर मिशाल पर सोच अंदाज में बोली, आखिर इसे कैसे पता चला होगा? और ये भी कि मैं इस होटल में मौजूद हूँ। क्या आपको किस पर शक है? शक? डॉक्टर मिशाल चौंकी। डॉक्टर एडिसन के अलावा तो कोई ऐसा है जो मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानता है? मैंने एक नई सोच के तहत कहा। ये बात शायद डॉक्टर मिशाल के दिल को लगी। वो खोए खोए अंदाज में बोली, डॉक्टर एंडरसन के अलावा तो किसी को मालूम नहीं। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि डॉक्टर एंडरसन ही वो गद्दार है जिसने मेरी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुल्तान चीता इब्की को बताया है। सुल्तान चीता गैंगस्टर था। ऐसे लोगों के तल्लुकात बेहद वसी होते हैं। मैंने अपने ख्यालात को जुबान दी। डॉक्टर साहिबा, कहीं डॉक्टर एंडरसन? डॉक्टर मिशाल ने मेरी बात काटी। मेरा भी यही ख्याल है। फिर अब क्या करें? मैं मुस्तफसर हुआ। अब हमें इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना होगा। डॉक्टर मिशाल बोली, ख़ास तौर पर तुम्हें। विक्की का कुछ पता नहीं, वो दोबारा भी आ सकता है, बल्कि ये भी मुमकिन है वो मेरी निगरानी करवा रहा हो। ओह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। कहते कहते वो चौंक कर परेशान होगी। कैसी गलती? में भी ठटका। तुमने अपने कमरे में बुलाने की गलती। डॉक्टर मिशाल सराहत से बोली, अगर कोई निगरानी कर रहा होगा तो तुम इसकी नज़रों में आ गए होगे। ये वाकई तशवीशनाक बात थी। इस बात का मुझे भी ख्याल नहीं रहा था। तब मैंने जवाबन कहा, मैं जब आपके कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने कुर्ब जवार में देख लिया था, कोई मौजूद नहीं था। कि निश्चील सांस ली, लेकिन परेशानी इसके चेहरे पर हनूज बरकरार थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। हमें बिला ज़रूरत एक दूसरे से बातचीत से गुरेज करना होगा। तुम अपने कमरे में ही रहना। अगर कोई ज़रूरी बात हुई तो मैं तुमसे खुद ही रब्ता कायम कर लूँगी, लेकिन मुझे आपकी फिक्र रहेगी। मैंने बहजस्सा कहा तो परेशान होने के बजाय इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। जानती हूँ कि इसके बाद भी मुकम्मल ना हुई थी कि अचानक इसके सेलफोन की घंटी बज उठी जो टेबल पर पड़ा था। वो खामोश होकर अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुई। इसने सेलफोन उठाकर स्क्रीन पर देखकर मुझे बताया, अंकल की कॉल है, मैं चलता हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ।
इसने इस बात में सर हिला दिया। मैं अपने कमरे के दरवाजे को लॉक करना मत भूलना, इसने मुझे हिदायत दी। फिर फ़ोन कान से लगाते बोली, अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैंने अपने कमरे में जाने से पहले मुहतात अंदाज में कुर्ब-ओ-जवार का गायराना जायज़ा लिया, लेकिन वहाँ होटल में रहायश पजीर लोगों के अलावा ऐसा कोई शख्स दिखाई न दिया जिस पर मशकूक होने का लेबल लगता। अपने कमरे में आने के बाद मैं दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर बैठ गया। विक्की की लंदन मौजूदगी से मैं भी हकीकतन परेशान हो गया था। अगर हमारे बारे में डॉक्टर एंडरसन ने विक्की को बताया था तो इसने अच्छा नहीं किया था। सवाल यह भी था कि विक्की ये सुल्तान चीज़ें डॉक्टर एंडरसन को कैसे जानते थे। मुझे अच्छी तरह याद है डॉक्टर मिशाल ने कहा था कि जब मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी तो इसने बिलाल की तस्वीर ज़ाया कर दी थी। अगर वो तस्वीर डॉक्टर एंडरसन के पास होती तो विक्की देख लेता तो मुझे पहचान जाता। सद शुक्र के ये बहुत अच्छा काम हो गया था। कुछ देर गुजरी से डॉक्टर मिशाल की कॉल आ गई। मेरे हेलो करते ही जल्दी से बोली, विजदान पार्किंग में एक टैक्सी मौजूद है, तुम फ़ौरन जाकर इसमें बैठ जाओ, मैं भी आ रही हूँ। मैं तुम्हें टैक्सी का नंबर बता देती हूँ। मेरे पूछने से पहले इसने टैक्सी का नंबर बता दिया तो मैंने ज़हन नशीन कर लिया। मैं इससे पूछना चाहता था कि क्या हम होटल छोड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर मिशाल ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। शायद वो बेहद जल्दी में थी, लेकिन मेरा जहन इंतशार का शिकार हो गया। यकीनन कोई बात हुई होगी जिसकी बिना पर डॉक्टर मिशाल ने मुझे फौरी तौर पर कमरा छोड़कर टैक्सी में बैठने का कहा था। मैंने इसकी हिदायत पर अमल किया। मेरे पास कोई सामान तो था नहीं जिससे मैं समेटता। मैं जिस हालत में था इसे हर अपने कमरे से निकलकर होटल से बाहर आ गया। मैंने खुद को नॉर्मल रखते हुए सरसरी अंदाज में कुर्ब-ओ-जवार का जायजा लिया, लेकिन मुझे कोई मशकूक शख्स दिखाई न दिया और जितने भी लोग मौजूद थे सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। मैंने टैक्सी तलाश में नजरें दौड़ाई तो कुछ ही फासले पर मुझे मतलूबा टैक्सी दिखाई दी। मैं तेजी से आगे बढ़कर पिछले नशीस का दरवाज़ा खोला, उसमें सवार हो गया। टैक्सी में ड्राइवर मौजूद था। इसने मुझसे इस्तफसार किया, आपकी मिसिस कहाँ है? मिसिस? मैं चौंका। आपकी मिसिस ने फ़ोन करके टैक्सी हायर की है, डॉक्टर बताने लगा तो मैं बेख्तियार तवील सांस लेकर रह गया। डॉक्टर मिशाल ने खुद को मेरी मिसिस जाहिर किया था, ये सोचकर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे अजीब सा एहसास हुआ था जिसमें सरशारी की कैफियत शामिल थी। वो आ रही है, मैंने बिलाखिर जवाब दिया तो इसने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर के बाद डॉक्टर मिशाल भी आ गई। वो मेरे साथ ही बैठी थी। वो जीन्स की पतलून और लेदर की जैकेट में मलबूस थी। आंखों पर स्याह गॉगल थे और सर पर फ्लैट हेड था। इस हुलिये में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी नज़रें बार बार फिसल कर इस पर जा रही थी। इसके बैठते ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। होटल की पार्किंग से निकलते ड्राइवर टैक्सी को सड़क पर दौड़ाने लगा। मैं डॉक्टर मिशाल से मौजूदा सिचुएशंस के हवाले से पूछना चाहता था। इसने मेरे हाथ पर अपना नरम, गुदाज और मुलायम हाथ रखकर वह मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इसके हाथ रखने से मुझे अपने अंदर बिजली से दौड़ती महसूस हुई। शायद डॉक्टर मिशाल को मेरी कैफियत का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए इसने जहरीला मुस्कुराहट अपना हाथ हटा लिया तो मेरी बेएतदाल सांसें इत्ताल पर आ गई। टैक्सी ने हमें एक और होटल के गेट पर उतार दिया। मैं जानता था कि डॉक्टर मिशाल ने हिफ्ज़ मतक़द्दुम के तौर पर होटल तब्दील किया होगा। होटल की 5वीं मंजिल पर हमें 2 कमरे मिल गए। लिफ्ट में सवार हम 5वीं मंजिल पर जा रहे थे कि डॉक्टर मिशाल ने बताया कि इन होटल की तब्दीली के लिए अंकल एहसान ने कहा है, इसलिए हम होटल छोड़कर नए होटल में आए हैं। हमारे कमरे साथ साथ हैं। शाम का अंधेरा होने के 10 मिनट बाद हम डॉक्टर एंडरसन की रहायशगाह की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर मिशाल इससे मालूम करना चाहती थी कि विक्की इससे मिला था। ये ज़रूरी था कि हमें पता चल सके कि गद्दार कौन है, डॉक्टर एंडरसन या कोई और। डॉक्टर मिशाल ने टैक्सी डॉक्टर एंडरसन की रहायशगाह से कदरे फासले पर रुकवाई। ये टैक्सी में बैठा रहने का कहकर वो अकेले डॉक्टर एंडरसन की रहायशगाह की तरफ चली गई। इसने ऐसा क्यों किया था ये मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरा यही ख्याल था कि किधर इसने ऐसा मुहतात रहने के लिए किया था। टैक्सी ड्राइवर मेरा हमउम्र था। वो हबशी था और इसके सर के बाल फौजी कट थे। मेरी नज़र डॉक्टर एंडरसन की रहायशगाह के गेट पर जमी हुई थी। न जाने क्यों मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आम तौर पर दिल ऐसे बुरी तरह नहीं धड़कता। दिल की धड़कन का ताल्लुक दिमाग से होता है। जब दिमाग में किसी खतरे का अलार्म बजता है तो दिल की धड़कन खुद ब खुद तेज़ हो जाती है। बज़ाहिर सब ठीक लग रहा था, लेकिन दिल की धड़कन किसी खतरे से बार बार आगाह कर रही थी। ऐसा कुछ होने वाला था जो मेरी समझ से बाहर था। 20-25 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर मिशाल की वापसी नहीं हुई थी। तभी ड्राइवर ने मुझसे पूछा, मैडम को वापस आने में कितनी देर लगेगी? मैंने कंधे झुकाते हुए कहा, आने वाली होंगी तो मैंने कॉल करके पूछ लो। सॉरी, मेरे पास सेल फोन नहीं है, मैंने शर्मिंदा से लहजे में कहा। अब ड्राइवर ने अपना सेल फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तो मेरे सेल फोन से कॉल करके इनसे पूछ लो। अभी से ये बताते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरे पास इसका नंबर नहीं और ना ही मेरे जहन की किसी गोशे में महफूज है। तो हम अपनी खजालत और शर्मिंदगी मिटाने के लिए मैंने इसके सेल फोन से फर्जी नंबर मिला दिया। फर्जी नंबर से बेल कहाँ जाती, कंप्यूटर ने बता दिया कि आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं है।
मैंने सेलफोन हबशी को वापस देते हुए कहा, इनका नंबर बंद है। ओह, हबशी तो आया। तुम परेशान ना हो, वो जल्द आ जाएंगी और तुम्हें एक्स्ट्रा किराया देगी। मैंने इसे हौसला दिया। हबशी ने सेलफोन लेते ही साथ इस बात पर सर हिला दिया, फिर अपने सेलफोन में बिजी हो गया। मैं मुतमिन हो गया था कि इसका इंतजार करना ज़ाया नहीं जाएगा। जब मज़ीद 10-12 मिनट गुजर गए, डॉक्टर मिशाल की वापसी न हुई तो तब मुझे तशवीश ने आन घेरा। डॉक्टर मिशाल को गए आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया था। बिलाखिर मैंने डॉक्टर एंडरसन की कोठी में जाने का फैसला किया। कबल इसके कि मैं टैक्सी नीचे उतरता, अचानक मेरी नज़र बैक मिरर पर पड़ी तो मैं बेख्तर चौंक पड़ा। एक स्यापोश दोनों हाथों से कुछ चीज था। मैं इंतहा चुकन्ने अंदाज में चलता हुआ टैक्सी की तरफ आ रहा था। इसके चुकन्ने अंदाज और हाथों से अंदाज से मैं समझ गया कि इसके हाथ में रिवॉल्वर है। इसकी नीयत ठीक नहीं, जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि इसके हाथ में रिवॉल्वर था। मैंने हबशी ड्राइवर की तरफ देखा तो वो बदस्तूर सेलफोन में बिजी था। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। खतरे के एहसास के पेश नज़र मेरी कनपटियां सुलग उठी और मुझे यकीन हो गया कि जो गड़बड़ मुझे महसूस हो रही है ये इसी का शाखसाना है। यकीन डॉक्टर मिशाल की जान खतरे में है। टैक्सी कदरे तारीख गोशे में खड़ी थी और दाईं तरफ छोटी सी गली थी और वहाँ घने दरख्तों की बहुतात थी। मेरे दिमाग ने फौरन काम शुरू कर दिया। सियापोश भी टैक्सी से कम से कम 8-9 गज के फासले पर मौजूद था। मैंने एक बार हबशी की तरफ देखकर उसे सेलफोन में बिजी देखकर मैंने इंतहा आहिस्तगी से दाईं तरफ का दरवाज़ा खोला और सांप की तरह ज़मीन पर रेंग गया। टैक्सी से बाहर निकलते ही मैंने बाएं पैर से दरवाज़ा बंद किया और सांप की तरह रेंगता हुआ एक ड्रम की ओट में पहुंच गया। ड्रम कूड़ा करकट के इस्तेमाल होता था, लेकिन इस वक्त वो खाली था। ड्रम की ओट में पहुंचते ही मैंने जल्दी से उठकर सियापोश की तरफ देखा। सियापोश टैक्सी के करीब पहुंचकर टैक्सी में झांक रहा था। रिवॉल्वर बदस्तूर इसके हाथ में था। इसके झांकने के अंदाज से ही तस्दीक हो गई कि मेरी तलाश में आया है। मुझे टैक्सी में ना पाकर अब वो हबशी ड्राइवर की तरफ मुतवज्जो हो गया था। इसने रिवॉल्वर की नाल से दरवाजे का शीशा बजाया, साथ ही हबशी को बाहर निकलने इशारा किया तो बाहर निकल आया। नीम तारीकी में इसके चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ वाज़ेह दिखाई दे रही थी। मम मेरे पास कुछ नहीं है। हबशी की गिग्याई आवाज़ सुनाई दी। मैं जिस ड्रम की ओट में था वो टैक्सी से तकरीबन 7-8 गज के फासले पर मौजूद है, इसलिए मुझे इसकी आवाज़ वाज़ेह सुनाई दी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सियापोश बोला। इसने रिवॉल्वर का रुख बदस्तूर हबशी की तरफ किया हुआ था। तब तो टैक्सी में जो मौजूद वो कहाँ है? वो टैक्सी में है। कहते हबशी ने टैक्सी की पिछली सीट की झाँका तो दम खुद रह गया। वो यहीं था। फिर कहाँ गया वो? सियापोश घुराया। सच बता दो वरना गोली तुम्हारे सर में उतार दूंगा। ये कहते इसने रिवॉल्वर की नाल हबशी की पेशानी से लगा दी तो वो सहम गया। मैं सच कह रहा हूँ, वो अभी इसी सीट पर बैठा था। हबशी खौफजदा लहजे में बोला। बहुत ही बोधे किस्म के ड्राइवर हो। सियापोश मज़दा खेज लहजे में बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं, चल यहाँ से फूट वरना बेमौत मारा जाएगा। हबशी टैक्सी ऐसे भगाकर ले गया जैसे इसने मौत का चेहरा देख लिया हो। इसके जाने के बाद सियापोश कुर्बो जवार में देखने लगा। दफतन इसकी नज़र गली की तरफ झपकी। वो ऐसा ऐसा चलता हुआ गली में आ गया। वो गौर से ड्रम की तरफ देख रहा था और मैं सांस रोके हुए था। मैं तो देख लिया, चल बाहर निकल। तभी सियापोश ने चिल्लाते हुए कहा तो मैं थूक निकल कर रह गया। मैंने इसकी बात ना मानी तो वो ऐसा ऐसा चलता हुआ ड्रम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो ड्रम के करीब पहुंचा, मैंने बिजली किसी तेजी से ड्रम की ओट से निकल कर इस पर छलांग लगा दी। मैंने ये भी परवाह नहीं की थी कि इसके हाथ में रिवॉल्वर है। मुझे डॉक्टर मिशाल की फिक्र थी। छलांग लगाते ही मैं इस पर जा गिरा और हम आगोश होते हुए ज़मीन बोस हो गए। मैंने उठते साथ इसके चेहरे पर मुक्का मारकर इसे तकरीबन बेहाल कर दिया। वो संभल नहीं लगा था कि मैंने बिलाखेजी से एक और मुक्का इसके जबड़े पर जड़ दिया। इसके मुंह से किराह निकली। इसने संभल कर रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करना चाहा, लेकिन मैं जल्दी से इससे रिवॉल्वर झपट लिया। अगले ही लम्हे मैंने रिवॉल्वर का दस्ता इसके सर पर मारा तो वो एक लम्हे को तड़पा, फिर साकित हो गया। सद शुक्र के मैंने इस पर जल्दी काबू पा लिया। मुझे यकीन था कि इसने सही तरह से मेरी शक्ल नहीं देखी होगी, इसलिए होश में आने के बाद वो बावजूद कोशिश के किसी को मेरा हुलिया नहीं बता सकेगा। मैंने बदाल सांस पर काबू पाते पतलून की जेब से एक रुमाल निकाला और रिवॉल्वर पर से अपने मुंह के निशानात साफ करने के बाद इसे कचरे के ड्रम में फेंक दिया। दफतन एक कार इंतहाई तेज रफ्तारी से मेरे सामने से गुजरती चली गई। मैं इसकी तरफ जरा भी तवज्जो न दी, सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। फिर आखिर चंद की सोच विचार के बाद मैंने डॉक्टर एंडरसन के रहायशगाह में दाखिल होने का फैसला कर लिया। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। चुनांचे मैं नीम तारीख गोशों का सहारा लेकर तेज कदमों से चलता हुआ डॉक्टर एंडरसन की रहायशगाह के अगले हिस्से में मौजूद गली में पहुंच गया। गली ज़्यादा चौड़ी ना थी, ज़्यादा 5-6 फीट चौड़ी थी। रहायशगाह की दीवारें भी ज़्यादा बुलंद ना थी, इससे मुझे दीवार पर चढ़ने में किसी किस्म की दिक्कत ना हुई। दूसरी तरफ लॉन था। जब लॉन में कूदा तो हल्की आवाज़ पैदा हुई। ये यकीन था कि अंदर मौजूद नफूस में से किसी के कान तक मेरे कूदने की आवाज़ नहीं पहुंची होगी।
मैं चंद लम्हे सांस रोके गुरबुजवार का जायजा लेता रहा। फिर मैं झुके झुके अंदाज में सामने मौजूद राहदारी में दौड़ता चला गया। राहदारी में हल्की पावर का बल्ब जल रहा था। इस तरफ 2 कमरों के दरवाजे थे। अब मुझे ये मालूम नहीं था और ना ही अंदाजा था कि डॉक्टर मिशाल और डॉक्टर एंडरसन किस कमरे में मौजूद है। कोठरी में मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। राहदारी मुड़ते साथ ही पोर्च और सामने लोहे का गेट दिखाई दे रहा था। पोर्च में कार भी मौजूद थी जो यकीनन डॉक्टर एंडरसन की थी, लेकिन वहां भी कोई जीनफ्स मौजूद नहीं था। कौन हो तुम? दफतर मुझे अपने अकब से डॉक्टर एंडरसन की आवाज़ सुनाई दी तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो डॉक्टर एंडरसन तेज तेज कदम से चलता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में एक डंडा था। शायद इसने मुझे चोर समझ लिया तो यकीनन इसने खुफिया कैमरे की मदद से मुझे दीवार को अंदर आते देखा होगा। मैं भी जल्दी इसकी तरफ बढ़ा। मुबादा वो मुझे चोर न समझ ले। डॉक्टर साहिब, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या बताऊं। पहले तो डॉक्टर एंडरसन मुझे देखकर झटका, फिर गौर से देखने लगा। ओहो, तुम डॉक्टर मिशाल के मंगेतर हो ना? मंगेतर? डॉक्टर मिशाल ने मुझे अपने मंगेतर के तौर पर इससे मुतारिफ कराया था। जी, मैं वही हूँ। डॉक्टर मिशाल कहाँ है? वो इसे अपने साथ जबरदस्ती ले गया है। डॉक्टर एंडरसन ने गोया धमाका किया तो मैं उछल पड़ा। कौन ले गया है? सनसनाहट की एक तेज लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और सफाक इंसान है, डॉक्टर एंडरसन ने बताया। वो 2 रोज पहले मुझसे मिलने आया था और इसने डॉक्टर मिशाल और तुम्हारे बारे में पूछा था। मैं इसे बताया कि डॉक्टर मिशाल की किसी जानने वाले की प्लास्टिक सर्जरी नहीं की, कि मुझे डॉक्टर मिशाल ने मना किया था कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ न बताऊं, इसलिए मैं साफ मुकर गया। लेकिन वो नौजवान बजीद था। इसे शक बल्कि यकीन है कि मैंने तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की है। आज अपने साथियों के साथ फिर ये आया। अचानक डॉक्टर मिशाल आ गई तो उसे अपने साथ ले गया। वो यकीनन विक्की था। मुझे इस लम्हे इस पर बेइंतहा गुस्सा आया। न जाने वो बदबख्त डॉक्टर मिशाल को कहाँ ले गया होगा। इसी यकीन मेरे बारे में दरियाफ्त करना चाहता था। मैं ये भी समझ गया कि जब मैं स्यापोश को बेहोश करके फारिग हुआ था तो मेरे सामने से एक कार बड़ी तेज रफ्तारी से गुजरी थी। शायद वो विक्की की कार थी और वो इसी में डॉक्टर मिशाल को अगवा करके ले गया था। दिन तारीकी की मैं कार में बैठे अफराद को नहीं देख सका था, लेकिन मुझे एक कार की रंगत याद थी। वो गालिबन ग्रे कलर की कार थी। अब मसला यह था कि मुझे विक्की के ठिकाने का भी इल्म नहीं था। इस बेगैरत इंसान से बैद नहीं था और डॉक्टर मिशाल को नुकसान भी पहुंचा सकता था। जिस जल्द अज जल्द कुछ करना था। मैंने जब्त करते पूछा, कितनी देर हो गई है? यही 5 मिनट हुए हैं। क्या तुम इसे जानते हो? डॉक्टर एंडरसन ने बताने के बाद पूछा। हाँ, मैं इसे जानता हूँ। वो कौन है वो? डॉक्टर ने पूछा। उसका नाम विक्की है। मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया। वो डॉक्टर मिशाल का कज़न है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। डॉक्टर एंडरसन ने विक्की के बारे में इजहार किया। आपके ख्याल में कौन हमारे बारे में मुखबरी कर सकता है? क्योंकि ऐसा शख्स है जो ये जानता है कि आपने मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की है। मैंने सोचे हुए सवाल किया तो डॉक्टर एंडरसन चल मैं खामोश सोचों में डूबा हुआ। फिर जैसे ज्यादा बोला, डॉक्टर रिचर्ड मेरे बारे में जानता है। यकीनन इसने मुखबरी की होगी। क्या आपको यकीन है? मैंने इस्तफसार किया। बिल्कुल, मुझे पक्का यकीन है, डॉक्टर एंडरसन पूरी यकीन लहजे में बोला, क्योंकि वही जानता है कि मैं इंसानी चेहरों की प्लास्टिक सर्जरी में बहुत माहिर हूँ। डॉक्टर रिचर्ड कहाँ रहता है? वो वाइट स्ट्रीट में रहता है, डॉक्टर ने बताया। इसकी सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम बेला है। बेला यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। क्या तुम डॉक्टर रिचर्ड से मिलने जाओगे? हाँ, मैंने इस बात में गर्दन लाते हुए कहा। डॉक्टर रिचर्ड यकीनन विक्की के ठिकाने के बारे में जानता होगा, बल्कि मुझे तो शक है कि वो किसे मिला हुआ है। हो सकता है तुम्हारी बात दुरुस्त हो, डॉक्टर एंडरसन ने जवाब दिया। अच्छा, मुझे इजाज़त दे, मैं चलता हूँ, मैंने कहा। आपका शुक्रिया, आपने विक्की को मेरे बारे में नहीं बताया। शुक्रिया की बात नहीं, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर मिशाल मेरी ज़हन में बेहतरीन स्टूडेंट थी। मैं कैसे चाहूँगा कि इसी को नुकसान पहुंचे। और डॉक्टर एंडरसन की रहायशगाह से निकलकर तेज तेज कदमों से चलता मेन रोड की तरफ बढ़ गया। अब मुझे फौरी तौर पर डॉक्टर रिचर्ड की रहायशगाह पहुंचना था। मेन रोड पर पहुंचते ही मैंने टैक्सी की तलाश में 2 नज़र दौड़ाई। पहली बात, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं टैक्सी में सफ़र करता। दूसरी बात, जो रास्तों का इल्म नहीं था। फिर मैंने हल निकाला कि मुझे लिफ्ट लेकर सफ़र करना चाहिए, शायद जो कोई वाइट स्ट्रीट तक लिफ्ट दे दे। चुनाचे चलने के साथ साथ मैं मुंह कभी अकल में देख लेता। फिर जैसे कोई गाड़ी आई तो मैं दाएं हाथ का अंगूठा बुलंद करके लिफ्ट मांगता, लेकिन मजाल है किसी ने मुझे लिफ्ट दी हो। मैंने भी थोड़ा सा ही रास्ता अबूर किया था कि अचानक एक कार मेरे करीब आकर रुकी तो इसके टायर एहतजाजन चीख उठे। मैंने बेख्तियार चौंक कर कार की तरफ देखा। तकरीबन में कार की पिछली सीट के तरफ के दरवाजे खुले और दोनों निकलकर तेजी से मेरी तरफ बढ़े। एक एक मुझे खतरे का एहसास हुआ तो मैंने एक समय दौड़ लगा दी। रुक रुक, मुझे अकब से एक नौजवान चीखती आवाज़ सुनाई दी। मैं बेवकूफ़ नहीं था कि इसकी बात मानकर रुक जाता। मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर दौड़ता रहा। मेरे अकब में आने वालों में से एक ने मुझे रोकने या डराने के लिए गोली भी चलाई, लेकिन मैं ना रुका।
रात का वक्त था, इससे सड़क पर लोगों की तादाद ज्यादा ना थी। इक्का दुक्का अफराद दिखाई दे रहे थे। जितने भी अफराद मौजूद थे, मैं चंद लोगों से टकराता, बचता बचाता। वो सब हैरत ज़दा नज़रों से मैं देख रहे थे। एक गली मुड़ते ही मैं इंतहाई तेजी से दौड़ पड़ा। गली सीधी जाने के साथ साथ दाएं बाएं भी मुड़ रही थी। गली की ऐन दरमियान में पहुंचकर मैं रुको, सोचने लगा कि अब किधर जाऊं। मेरी सांस धोखे की मानी चल रही थी। फिर आखिर मैं लंबे लंबे सांस लेते हुए दाईं तरफ जाने का फैसला किया। अगले लम्हे मैं दाईं तरफ दौड़ लगा दी। वो दोनों भी तेज रफ्तारी से दौड़ते मेरे ताक़ुब में थे। वो गली भी कई जगहों पर दाएं बाएं मुड़ रही थी, लेकिन मैं सीधा दौड़ता रहा। मुसलसल दौड़ने की वजह से मेरी हालत खस्ता हो रही थी। टांगों में जैसे जान न रही थी। अचानक मेरे सामने कार आ गई तो मैं एक धमाके से कार से टकराया और उछलकर सड़क पर गिर गया। ऐन इसी लम्हे फिजा पुलिस सायरन से गूंज उठी। शायद किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी थी। सायरन से पता चल रहा था कि पुलिस गाड़ी कहीं करीबी मौजूद है। बाहर कैब कार से टकराने के बायस मैं सड़क पर गिरते ही चंद लम्हे होश में रहा था। इसके बाद मेरी आंखें बंद हुई और दिमाग में तारीकी ने गलबा पा लिया।